अब मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक की थी, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि आप वो ना करें। लास्ट में टॉपर्स सब यही बोलते हैं कि बायो एनसीईआरटी से ही आती है नीट की। आई थिंक आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए। एक बार मैं आपको बुक्स बता देती हूँ जो मैंने फिजिक्स के लिए फॉलो की थी। मैंने अपना 3 महीने ऐसे प्लान किए थे कि मैं बाय द टाइम ऑफ नीट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देविका है। I secured an All India rank of 173 with a score of 695 on 720 in NEET 2022. My score breakdown was 175 in zoology, chemistry, physics and 170 in botany. तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहती हूँ जिसने मुझे हेल्प किया नीट में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। बट अ क्विक डिस्क्लेमर, एक लो कॉन्फिडेंट, थोड़ी सेल्फ डाउट करने वाली लड़की 18 लाख लोगों में अपनी जगह कैसे बना पाई, ये इतना भी आसान नहीं था। ये जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये तो पक्का ही था कि मुझे बचपन से डॉक्टर ही बनना है। अब बात ऐसे स्टार्ट होती है कि 10th क्लास में मैंने एक एग्ज़ाम दिया था जो कि एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट का था। उसमें मेरी कुछ स्कॉलरशिप आई थी 60%। अब उसके लिए हम बच्चों को फेलिसिटेशन अवार्ड सेरेमनी के लिए बुलाया था। वहाँ आई गॉट टू नो कि एक स्पेशल रैंकर्स ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं वो 10th के ही दिसंबर में। तो अब तक जो देविका सोचती थी कि वो अपने स्कूल में टॉपर है, टॉप 3 में हारी है, नीट क्या चीज़ है, नीट भी उसका हो ही जाएगा। अब जब वो वहाँ गई, नए बच्चों से मिली और एक बड़ी सी क्लासरूम में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सब अपने स्कूल के टॉपर्स हैं, उनसे मिली तो पता चला कि यस, दिस इज़ द रियल कॉम्पिटिशन। तुम्हें इन बच्चों के साथ कॉम्पीट करना है। ऐसे पता नहीं कितने लाखों ही बच्चे हैं पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में 16 लाख स्टूडेंट्स हैं जो नीट में अपीयर करते हैं। अब तो नंबर धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरा इस दुनिया में फर्स्ट स्टेप था नीट के प्रिपरेशन वर्ल्ड में। तो जैसे ही मैं थोड़ा अडेप्ट हुई उस माहौल से, वीकेंड क्लासेस में जाती थी, मोटिवेट किया खुद को कि हाँ 11 से अब पढ़ना है, वैसे ही मार्च में आ गया लॉकडाउन। और अब जो मैं 12 सालों से कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग ऑफलाइन जाके पढ़ती थी, अब मुझे वो शिफ्ट करना पड़ा था सब ऑफलाइन से ऑनलाइन। और ये शिफ्ट मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था स्टार्टिंग में। तो मेरा स्टार्ट होती है 11 अप्रैल 10th से। सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका था। अब धीरे धीरे हमारा सिलेबस बढ़ते जा रहा था, टेस्ट होते जा रहे थे, बट मेरे मार्क्स कम हो रहे थे। धीरे धीरे 655 फर्स्ट टेस्ट हुआ था, मैं काफ़ी खुश थी। फिर धीरे धीरे नंबर कम होते गए। लगता था कि यार मैं रोज़ पढ़ रही हूँ, फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, सारा दिन बुक्स के बीच में बैठी हूँ, नंबर कहाँ कहाँ कमी रह रही है वो। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मे बी मैं सारा दिन बुक्स के बीच में बैठी तो हूँ, बट क्या मेरे स्टडी आवर्स इफ़ेक्टिवली बन पा रहे हैं जितने एक बच्चे को चाहिए नीट में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक डायरी ली। उसमें मैं लिखती थी रोज़ कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक ये पढ़ रही हूँ। अगर मैं 5 मिनट के लिए भी उठकर कहीं बाहर जा रही हूँ, वो भी नोट करती थी कि 2 घंटे में से 5 घंटे इसमें गए, मैं कहीं बाहर चली गई। तो फिर मैंने पूरा अपना ट्रैक किया फॉर काफ़ी दिनों के लिए। तो मुझे पता चला कि अगर मैं 10 घंटे बुक्स के साथ बैठी हूँ, उसमें सिर्फ इफ़ेक्टिवली से मेरे 3 घंटे निकल पा रहे हैं जिसमें मैं एक्चुअली पढ़ रही थी। तो इससे मुझे पता चला कि हाँ, थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है स्टडी आवर्स पर भी। तो ऐसे मैंने अपना 11th में स्टडी आवर्स इम्प्रूव किए थे। और फिर बात आती है 12th की। और 12th में मैंने मेक श्योर किया कि जो भी गलतियाँ मेरी 11th में रही थी, वो मैं 12th में मत करूँ। जैसे ही फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ, आई मेड श्योर कि मेरा बैकलॉग थोड़ा कम रहे। फर्स्ट डे से ही मैंने जो क्लास में पढ़ाया जाता था, वो घर जाके रिवाइज कर लेती थी। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है हमारा, क्लास 12th का चैप्टर 1 बायोलॉजी। आज हमने उसके नोट्स में मान लो 4 पेज पढ़े हैं, और मैं वो जाऊँगी घर पे जाकर वो नोट्स अपने रिवाइज करूँगी 4 पेजेस, फिर उसे ही मॉड्यूल से पढ़ूँगी अपने कोचिंग के। फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं हैं, उन्हें अंडरलाइन या मार्क किसी और कलर से करके, फिर जो एनसीईआरटी की साइड में स्पेस दिया रहता है ना इतना सा, वहाँ पे ही लिख लेती थी। इससे क्या होता था कि अगर मान लो मेरा कोई एग्ज़ाम आ रहा है, यूनिट टेस्ट आ रहा है, तो फिर दिस वुड मेक श्योर कि मैं तीनों चीज़ें, अपनी एनसीईआरटी, अपना मॉड्यूल और अपने ही नोट्स, तीनों चीज़ें इफेक्टिवली पढ़कर चली जाऊँ, एक ही जगह पर सब कुछ लिखा हुआ। सो दिस वॉज वन थिंग दैट आई प्रैक्टिस इन क्लास 12th फॉर शॉर्ट नोट्स। प्लस हमें जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने डे 1 से ही हैबिट बना दी थी। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आप भी इसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी में।
तो क्या होता था कि उन्होंने बोला कि आप डे 1 से ही एक मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चंस लाइक मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सोच के चलो कि आप इतने क्वेश्चंस तो रोज़ करोगे ही प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल मैंने पर्सनली डे 1 से 20 क्वेश्चंस मिनिमम अपना टारगेट सेट कर लिया था, मैं इतने क्वेश्चंस रोज़ करूँगी। तो यू लुक एट द बिगर पिक्चर, आप क्या कर रहे हो ना इससे कि 20 क्वेश्चंस रोज़ कर रहे हो, हफ्ते के आपके 140 क्वेश्चंस, ऐसे ही करते-करते आप पता नहीं कितने ही क्वेश्चंस कर लोगे अपने नीट आने तक। तो आप देखें अगर 20 क्वेश्चन करने में कितना ही टाइम लगेगा, आपके अकॉर्डिंग 40 मिनट्स, 1 आवर, 130 जितना भी आपको लेना है, आप रोज़ बस मिनिमम अमाउंट अपना निकालें दिन का, वो प्रैक्टिस करें और आई एम डैम श्योर आपका नीट आने तक फिजिक्स क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं। बट अगर देखा जाए 20 क्वेश्चन करने से ही अगर नीट क्रैक हो जाता, फिर तो सबका ही हो जाता। अब बट हमें डीपली हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत भी है। तो अब मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो की थी। बात करते हैं सब्जेक्ट की लाइक केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। मुझे पर्सनली ये लगता है कि फिजिक्स क्योंकि वो टफ सब्जेक्ट है, बच्चे लाइक टेंड टू लाइक डिवोट मोर टाइम फिजिक्स में। और बायो क्योंकि इजी भी है, स्कोरिंग भी है, मेजर चंक हमारा फॉर्म कर रहा है नीट का, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बीच में हमारी केमिस्ट्री रह जाती है जो यूजुअली बच्चे इग्नोर कर देते हैं। आई थिंक आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की ही बात करती हूँ। केमिस्ट्री में एज यू नो कि 3 डिविजन्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल से स्टार्ट करें। फिजिकल का बेसिस ही हमारा क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक फॉर्मूला से ज़्यादा आपको उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सी बुक्स प्रेफर की थी। केमिस्ट्री के लिए मैंने बालाजी पब्लिकेशंस की बुक प्रेफर की थी, जैसे एन अवस्थी, एम एस चौहान, ये बुक्स काफ़ी अच्छी थी। तो इन बुक्स में क्या होता है, बच्चों को मेजर दिक्कत ये लगती है कि इसमें जैसे हर चैप्टर के 200-300 क्वेश्चंस दिए होते थे। हमारे सर ने ये हमें सजेशन दी थी व्हाट यू कैन डू कि आप ऑल्टरनेट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। लाइक एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। कोई भी एक टॉपिक है तो उस पर एक किसी बुक में भी इस टॉपिक के 20 क्वेश्चंस दिए होते हैं। अगर आपसे वो 20 नहीं हो पा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो यू कैन डू कि आप ऑल्टरनेटली क्वेश्चंस कर लें, लाइक 1, 3, 5 ऐसे कर लें, ताकि आपका उस टॉपिक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो भी जाए और आपको ज़्यादा बर्डन भी ना फील हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में आप फॉर्मूला शीट्स भी बना लेना। मैंने लास्ट के लिए 1 पेज पे ही सारे फॉर्मूलाज और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो भी लिख लिए थे। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई टेल यू 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छी दी हुई है। अगर आपको सब्जेक्ट से एक्चुअली में प्यार करना है और समझना है और अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर एनसीईआरटी पढ़ें 12th की फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। कमिंग ऑन टू इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको रटाफिकेशन लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब ऊपर से जाता है शुरू में। बट आप धीरे धीरे कोशिश करें कि आप रोज़ का एस ब्लॉक का कुछ पार्ट पढ़ लें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनका ऑर्डर लर्न कर लें थोड़ा धीरे धीरे करके। आई एम डैम श्योर आपका लास्ट तक आते आते सब क्लियर हो जाएगा। 12th में आकर मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ना स्टार्ट की थी, स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए। उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको और इट विल रियली रियली हेल्प यू कि आप कंसेप्ट की डेप्थ तक जाकर उसे समझें। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आई एम लाइक सजेस्टिंग यू कि आप ज़रूर पढ़ें एनसीईआरटी। लास्ट हमारी ऑर्गेनिक आती है। ऑर्गेनिक पे जितना हम एम्फेसाइज करें उतना कम है। नेम रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक में स्कोर करना अगर आप नेम रिएक्शंस को अच्छे से लर्न कर ले। बहुत इजीली आप कर सकते हो। मैंने क्या किया था, लास्ट में आकर अपने एक पेज लिया, उसमें अल्फ़ाबेटिकली सारी नेम रिएक्शन लिख ली थी और जो भी मुझे टफ लगती थी उन्हें मैंने स्टार मार्क कर लिया था। एनसीईआरटी से ही मतलब एनसीईआरटी से कुछ बाहर ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एग्ज़ाम में यूजुअली पूछी जाती हैं, आप वो भी उन्हें ऐड ऑन कर सकते हैं। और रोज़ आधा घंटा निकालें ऑर्गेनिक के लिए। बेसिक्स अपने क्लियर रखें, SN1 SN2 क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, इन सबको क्लियर अपने बेसिक्स बना के रखें। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक की बात। और ओवरऑल अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने MTG यूज़ की थी 33 ईयर्स प्रीवियस ईयर। ये आप बुक खरीद सकते हैं, आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। आप सबको पता होगा कि लास्ट में टॉपर्स सब यही बोलते हैं कि बायो एनसीईआरटी से ही आती है नीट की।
बट उनका ये बोलना कि एनसीईआरटी से ही आती है, क्या वो सच में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर ही आपका नीट क्रैक हो सकता है? अगर ऐसा होता तो कि फिर तो सभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर क्यों आपके नंबर कम आ रहे हैं? तो इसका बेसिकली क्या है, आपको एनसीईआरटी को डिकोड करने की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताना चाहूँगी जो मैंने फॉलो की थी ताकि मैं अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से डिकोड कर पाऊँ। सबसे पहले बात करती हूँ मैं कुछ हाइलाइटर पेन्स की। मैंने 5 हाइलाइटर पेन्स यूज़ किए थे, येलो, ऑरेंज, पिंक, ब्लू एंड ग्रीन, और इन पाँचों का ही मतलब कुछ डिफरेंट था। स्टार्ट करते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम एक एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठी हूँ अपने सामने, तो मुझे कुछ लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है, तो मैं एक येलो पेन लूँगी, उससे अंडरलाइन करूँगी, ये मेरी फर्स्ट रीडिंग के लिए है। अब अगर मैं वही चैप्टर सेकंड टाइम रीड कर रही हूँ, तो आई वुड टेक ऑरेंज पेन, और मैं वो पॉइंट्स अंडरलाइन करती थी जो मुझे अब याद नहीं थे लास्ट टाइम के पढ़े हुए। इससे क्या होता था कि लास्ट तक आते-आते मुझे वो चीज़ें पता चल जाती थी कि मैं भूल रही हूँ जो बार-बार, ठीक है? और एक पिंक हाइलाइटर यूज़ करती थी मैं उन चीज़ों के लिए जो प्रीवियसली नीट में आ चुकी हैं। हर लाइन को अच्छे से रीड करो और उसमें अंडरलाइन कर लो कि जो भी नीट में पहले आ चुकी है, इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। ब्लू मैं अपने डाउट्स के लिए मार्क करती थी, और ग्रीन से मैं इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम, इम्पॉर्टेंट ईयर्स, और इस लाइन से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो मार्क कर लेती थी। दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी ऑफ यूजिंग हाइलाइटर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि साइड में आप एनोटेट कर सकते हैं जो भी आपके कोचिंग में या फिर आप एक्स्ट्रा किसी भी बुक से रेफर कर रहे हो, तो आप वो साइड में लिख सकते हो ताकि आप लास्ट में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो। तो आई थिंक उनका ये बोलना कि एनसीईआरटी पढ़ी थी हमने लास्ट में, उसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से ही एनसीईआरटी को डिकोड करना है, उसी में ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ऐड ऑन कर लेने हैं, तो वो आपकी एक बुक बन जाएगी जो आप नीट के हफ्ता 10 दिन पहले वो ही पढ़ के जाएं तो आपका नीट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब ये तो हो गई बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात। अब आता है हमारा मेन हीरो, फिजिक्स। फिजिक्स द मोस्ट ड्रेडफुल सब्जेक्ट जो मेरे अकॉर्डिंग है नीट का। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। 11th में मैं गई, फिजिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स जैसे काइनेमेटिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मुझे इवन ये भी टफ लग रहे थे। आप सोचें, इतने बेसिक चैप्टर भी वो मुझे स्टार्टिंग में टफ लग रहे थे। तो धीरे धीरे मुझे पता चला, धीरे धीरे जैसे मेरी 11th गई और 12th स्टार्ट हुई, कुछ मैंने तरीके मुझे पता चले कि हाँ, ऐसे पढ़ना होता है फिजिक्स को। वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले, अगर आप 2025 या 2026 को टारगेट कर रहे हो नीट में, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 2 साल है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो कि एच.सी. वर्मा एक बुक आती है, आप सबको पता होगा। वो आप थोड़ी रीड कर सकते हो, जस्ट ओवरव्यू ले सकते हो, और ज़रूरी नहीं है उसके हर क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई थिंक वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको वो ज़रूर रेफ़र करूँगी। आप ये पढ़ सकते हो। और अपना फॉर्मूलाज क्लियर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला याद करना, फिर उन्हें प्रैक्टिस करना, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात थी, सेम फिजिक्स में वैसे ही। तो आपको एक फॉर्मूला आपने किया तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस फॉर्मूला बेस्ड एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चंस तो कर ही लें, एटलीस्ट जब आपको टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है। एक बार मैं आपको बुक्स बता देती हूँ जो मैंने फिजिक्स के लिए फॉलो की थी। एक तो मेरे एलन के कोचिंग मॉड्यूल्स, एच.सी. वर्मा, और मेरे क्लास नोट्स, और इवन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैंने क्लास 12th के लिए पढ़ी थी। अगर आपको कुछ कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, स्पेशली मैग्नेटिक्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब चैप्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी दी हुई है एनसीईआरटी। आप एक क्विक रीडिंग ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको लाइक हर क्वेश्चन सॉल्व करना है वैसे एचसीवी की तरह, बस एक क्विक रीडिंग ले लें आप, अगर टाइम है आपके पास। तो ये तो बात हो गई डिटेल्ड मेरी स्ट्रैटेजी की सब्जेक्ट वाइज। अब आ जाता है हमारा नीट। जैसे कि आपको पता है आपका नीट इस साल तो आने ही वाला है, 5 मई उसकी डेट है। तो इस पॉइंट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अब बिल्कुल फोकस होकर पढ़ें, वही चीज़ें पढ़ें जो एक्चुअली नीट में आती हैं। आई सजेस्ट कि आप बैठ के एक दिन लिस्ट बनाएं वो टॉपिक्स की जो आपको लगता है कि आपको कम आते हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी है नीट के लिए। इस पॉइंट पे वो टॉपिक्स करना बहुत ही वेस्ट होगा अगर आप उन टॉपिक्स को करने बैठ जाएं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है और आपको लगता है मुझे नहीं आते। इन टॉपिक्स पे टाइम वेस्ट करने का भी कोई पॉइंट नहीं है। मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था लास्ट के 2-3 महीनों में। जब हमारी नीट की डेट आई थी तब कुछ 100 दिन बचे थे हमारे नीट में। मैंने क्या किया था, उसी दिन एक कैलेंडर प्रिंट आउट कर लिया और उसमें 100 डेज मार्क कर लिए थे कि 100 डेज लेफ्ट टू नीट, 99 डेज, 98 डेज, और अपनी वॉल पे पेस्ट कर लिया था। और जैसे ही एक दिन कंप्लीट होता था और उसे टिक मार्क कर देती थी और एक
एक मोटिवेशन सी फील होती थी कि चलो कुछ ही दिन रह गए हैं, अब नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, अब तुझे इस मोमेंट पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ये बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता था मेरे लिए। अब बात करें कि मैंने स्ट्रैटेजी क्या प्लान की थी। मैंने अपना 3 महीने ऐसे प्लान किए थे कि मैं बाय द टाइम ऑफ नीट अपनी रिवीजन इतनी बार कर लूँ ताकि मैं लास्ट के 1 डे, एक दिन में अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ। आई स्टार्टेड ऑफ विद मेकिंग अ प्लान जिसमें 1 मंथ स्ट्रैटेजी थी, 1 मंथ का प्लान था। फिर उसे कम करके 20 डेज़ में मैंने कंप्लीट किया था अपना सिलेबस पूरा। फिर 15 डेज़ में, 10 डेज़ में, 1 वीक, ऐसे करते-करते मैंने काफ़ी बार रिवीजन कर ली थी। आई थिंक आपको अब इस मोमेंट पे एक मिनिमम मार्क्स तो डिसाइड करने ही हैं कि 1 महीने में मैं इतना स्कोर अपना मॉक टेस्ट में ला पाऊँ। जैसे मान लीजिए आपको 600 स्कोर करने में थोड़ी अभी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप आप अपना टारगेट बना लें कि बाय द एंड ऑफ मार्च मैं 600 स्कोर करने लग जाऊँगा रेगुलरली अपने टेस्ट्स में। फिर धीरे-धीरे 610, 620 करते-करते आप नीट के टाइम तक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो ऐसे ही दिन बीतते गए और आ गया था मेरा द एग्ज़ाम डे 17th ऑफ जुलाई 2022। अब मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक की थी, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि आप वो ना करें। हुआ यूँ कि मैं जाकर अपनी क्लास में तो बैठ गई जो मेरा अलॉटेड रूम था, बट फिर 10 मिनट पहले एक इन्विजिलेटर आते हैं और वो अनाउंस करते हैं उन बच्चों का नाम जो एब्सेंट थे, और उसमें ही मेरा रोल नंबर भी बोला जाता है। फिर मैं इतनी शॉक्ड और इतनी एंशियस हो गई थी इस मोमेंट पे कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती हूँ मैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अब मेरी 2 साल की मेहनत उसी दिन पे डिपेंड कर रही थी और मैं इतना बड़ा मिस्टेक करने जा रही थी कि मैं अपने आप को एब्सेंट मार्क करवाने वाली थी। आप सोचिए ज़रा, अगर वैसा हो जाता कभी तो आज मैं यहाँ ना खड़ी होती। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी जो 2 साल की मेहनत है वो एक 3 घंटे ही डिसाइड करने वाले हैं। अब आप इसे बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। बस उस दिन अपना स्टेट ऑफ माइंड ऐसा रखें, काम एंड कंपोज्ड, पूरा ऐसे इन द मोमेंट आपको रहना है और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देकर आना है और कोई भी मिस्टेक की चांस ही नहीं रहना चाहिए। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, 3 घंटे मेरे बीते, मैं बाहर आती हूँ, अपने पेरेंट्स की तरफ देखती हूँ, एक स्माइल होती है मेरे फेस पे, बट एक डर भी होता है कि क्या मेरा पेपर सच में अच्छा हुआ ही है या नहीं। और जैसे ही मैंने फिर आंसर की से अपने मार्क्स देखे, 695 स्कोर बन रहा था। एक खुशी थी, एक सैटिस्फैक्शन थी कि हाँ, जो मैंने 2 साल मेहनत की वो फाइनली अब मुझे हेल्प करेगी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज लाने के लिए। कुछ समय बाद आता है रिजल्ट का दिन। वो 18 लाख बच्चों में से आपकी एक रैंक आने वाली थी। मेरी आई 173। एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था, एक बहुत ही प्राउड फीलिंग थी। अभी तक जो भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया वो मेरे लिए एक गिफ्ट ही था और मैंने ये 173 रैंक लाकर आई थिंक थोड़ा कुछ अमाउंट तो मैंने पे बैक उन्हें कर ही दिया है। उनके चेहरे पे वो स्माइल देखकर मुझे एक जो सेटिस्फेक्शन फील हुई, आई कांट इवन डिस्क्राइब उसे इन वर्ड्स में। तो जो खुशी मैं अपने पेरेंट्स को दे पाई 173 रैंक लाकर, मैं चाहती हूँ कि आप भी वो अपने पेरेंट्स को दे पाएँ। अब वो कैसे होगा कि आप अपने टीचर्स की बात सुने, अपने मेंटोर्स की बात सुने और जो टॉपर्स हैं उनसे बात सुने। जोश टॉक्स नीट पर और भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं सब टॉपर्स की, आप उनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हो।